हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CSCSIP मिथुन जायसवाल। बेटा जी, हम देख रहे हैं जो बच्चों को बहुत गंदा और बहुत टिपिकल चैप्टर लगता है, जिसका नाम है ट्रेडिंग कंसर्न के बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे करते हैं, जिसके अंदर हम एनजीओ को भी बोलते हैं कि एनजीओ का अकाउंटिंग कैसे करते हैं, क्लब का अकाउंटिंग कैसे करते हैं। बेसिकली बेटा क्या होता है, नॉन ट्रेडिंग का मतलब ऐसे बिजनेस जो कोई पर्टिकुलर ट्रेड के लिए नहीं होते, जैसे कि क्लब, जैसे राजपथ क्लब, कर्णावती क्लब, या आपने बहुत सारे क्लब के नाम सुने होंगे या तो एनजीओ के नाम सुने होंगे। वो क्या करते हैं, ये बेटा ये जितने भी क्लब्स वगैरह होते हैं ना, इनका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना, किसको, उनके मेंबर्स को, उनसे प्रॉफिट कमाना नहीं होता। तो आज हम उसके पहले बेसिक्स अंडरस्टैंड करेंगे और फिर उसके टिपिकल क्वेश्चन को भी देखेंगे। और मैं आपको एक एश्योरेंस देता हूँ, शुरू के 20 मिनट के अंदर ही 80% सारे कंसेप्ट मैं आपको बता दूंगा। और ये कंसेप्ट अगर क्लियर होगा ना शुरू के 20 मिनट्स के अंदर, तो आने वाला चैप्टर बहुत एकदम मस्के की तरह लगेगा। तो चलो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। आ जाते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो बेटा जी, यहाँ पे देखो, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या आता है, अलग अलग छोटी छोटी चीजें पहले मैं बताता हूँ। पहला आता है फंड फॉर स्पेशल पर्पस। बेटा यहाँ पे क्या होता है, हम है ना स्पेशल पर्पस के लिए फंड क्रिएट करते हैं। जैसे हमको मैच के लिए फंड क्रिएट करते हैं। जैसे कितनी बार आपने सुना होगा, कोई पर्टिकुलर संस्था क्या करती है, गरबा के लिए उघराणी करती है, या कोई पर्टिकुलर अपने यहाँ पे जो सेलिब्रेशन होते हैं, जैसे कन्हैया जी का, कृष्ण कन्हैया जी का जो बर्थडे होता है उस दिन मटकी फोड़ का प्रोग्राम होता है। हनुमान जयंती पे इनके क्या 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 किया जाता है, वो एक हमसे अमाउंट कलेक्ट करते हैं सभी लोगों से और एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे फंड क्रिएट किया जा रहा है, किसके लिए, स्पेशल पर्पस के लिए। जब भी फंड क्रिएट करते हैं ना फॉर द स्पेशल पर्पस, उससे रिलेटेड जितनी आइटम है वो सब कहाँ आएगी, बैलेंस शीट में आएगी। भूल के भी स्पेशल पर्पस के लिए अगर फंड क्रिएट किया, उसकी कोई भी आइटम भूल से भी आपको क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखना। सही है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा, जब है ना हम मैन्युफैक्चरिंग या तो ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग का अकाउंट लिख रहे हैं, या तो प्रोप्राइटरशिप का, ठीक है, या तो ट्रेडिंग का जो हम ट्रेड करते हैं वहां पे परचेज सेल्स होता है। लेकिन हमारे ये जो नॉन ट्रेडिंग के अंदर परचेज सेल नहीं होता, इसलिए ना तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और न ही हम ट्रेडिंग बनाएंगे और न ही हम P&L बनाएंगे। तो सर हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। इसके साथ साथ और क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, तो हमको दो अकाउंट बनाने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और दूसरा हमारा बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नाम ही सजेस्ट कर रहा है, सारे इनकम सारे एक्सपेंडिचर यहाँ पे जाएंगे और बैलेंस शीट तो हम जैसे बनाते आए हैं वैसे ही बनाना है। ठीक है, अब देखो फंड फॉर स्पेशल पर्पस के लिए क्या है, ये ऐसा फंड है ना जो स्पेशल पर्पस के लिए क्रिएट किया है। तो उसका उसका जो बैलेंस होता है, फंड फॉर स्पेशल पर्पस का जो बैलेंस होता है, उसको कहाँ लिख दो, पहले तो आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी तरफ बता दो। अब वो फंड के अंदर जितना भी एडिशन होगा उसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। उसमें से जितना भी विड्रॉल होगा उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखो एडिशन टू द फंड, इसमें ये ओपनिंग बैलेंस था, सपोज ये ओपनिंग बैलेंस था, तो ये हमने यहाँ पे लायबिलिटी में लिखा। उसमें इस साल और कलेक्शन हुआ तो उसको हमने ऐड किया। उसके अंदर हमने क्या किया, उसके अंदर से अब ये क्या होता है बेटा, ये फंड का पैसा आता है ना, तो ये फंड बढ़ता है, दूसरी तरफ क्या बढ़ता है, क्योंकि वो पैसा आ रहा है तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अब हम उसको सड़ा के थोड़ी रखेंगे गले के अंदर, हम उसको क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे एफडी के अंदर या तो गवर्नमेंट सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर। तो बेटा जी यहाँ पे उस बैंक में से हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। तो याद रखना इन्वेस्टमेंट क्या होती है, वो हमारी एसेट्स होती है। एक तरफ बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे जो इन्वेस्टमेंट सिर्फ उसका जो इन्वेस्टमेंट होगा ना वो एसेट तरफ लिखेंगे, क्योंकि ये हमारी होती है एसेट्स। तो यहाँ पे हमने एसेट्स तरफ लिख दिया। अब ये इन्वेस्टमेंट पे हमको क्या मिलेगा, इसमें हमको मिलेगा इंटरेस्ट या तो डिविडेंड वगैरह मिलेगा। हाँ जी, ये जो है इससे रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट डिविडेंड मिल रहा है वो सब क्या करने का, उसके फंड के अकाउंट के अंदर ऐड कर देने का। ठीक है, एक तरफ पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम या तो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, वो उसको क्या कर देंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे। अब उसमें से ये तो क्या हुआ, ये तो हमारे सारे क्या हुए,
ये सारे एडिशन हुए, क्या हुए, एडिशन, वो सबको क्या किया, ऐड किया। अब उसमें से जितना भी विड्रॉल हो रहा है ना, विड्रॉल मतलब जो भी खर्चे कर रहे हैं उसको हमको क्या करने का, यहाँ पे माइनस कर देने का, बस। तो हम क्या करेंगे, ये फंड का बैलेंस, उसमें जितना भी एडिशन था वो हमने ऐड कर दिया और उसमें से जो विड्रॉल था वो माइनस कर दिया, तो ये हमारा क्या गया, नेट बैलेंस आ गया। ठीक है, तो ये होती है अकाउंटिंग ऑफ फंड फॉर स्पेशल पर्पस। ओके, तो ये अकाउंटिंग मालूम पड़ेगा, फंड फॉर स्पेशल पर्पस, इसका ये अकाउंटिंग होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आता है कोई भी चीज का स्टॉक दिया हो, क्या दिया होगा, कोई भी चीज का स्टॉक दिया होगा। बेटा स्टॉक दिया होगा ना, तो हमको क्या करना है, उसका अकाउंटिंग के लिए ऐसी वर्किंग नोट तैयार कर दो, क्या कर दो, ऐसी वर्किंग नोट तैयार कर दो। उसका जो ओपनिंग स्टॉक दिया होगा उसको लिखो, उसमें जो भी ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया होगा, मतलब हमने जो भी अमाउंट पे किया हुआ है वो क्या करो, उसमें ऐड करो। चलो एक काम करता हूं, पहले मैं इसको समझाने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ। समझो कि है ना, हमने हमारे घर में सुबह रात की जो रोटी थी ना वो बच गई, और वो सुबह कितनी बच गई, सुबह वो रात की रोटी थी 2। मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने यहाँ पे इसको लिखते हैं, 2 रोटी रात की बची हुई थी, मतलब सुबह की थी। उसमें आज के दिन सुबह, आज के दिन में हम मदर ने कितनी रोटी बनाई, 6 रोटी बनाई। ठीक है, तो ये 6 रोटी बनाई, उसमें से अगर मैं बोलूं कि एक रोटी बच गई, कितनी रोटी बच गई, एक रोटी बच गई है, बताओ आपने कितनी रोटी खाई होगी, या तो पूरे फैमिली मेंबर्स ने मिलके कितनी रोटी खाई होगी, 7 रोटी। कैसे, 2 पहली ओपनिंग थी, 6 और बनाई, टोटल कितनी हो गई, 8 हो गई। उसमें से अभी कितनी बच गई, एक बच गई, मतलब कितनी खाई होगी, 7 रोटी खाई होगी। तो इसको मैं बोलूंगा कि कंज्यूम कितनी किया, 7 रोटीज। तो बेटा यही तो जो कंज्यूम करते हैं यही तो क्या होता है, ये हमारा खर्चा होता है। अब नहीं समझ में आया, अब ये प्रैक्टिकल समझ में आया तो ये थियोरेटिकल, ये इसको समझो। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है कि भाई हमारे पास इतने का गुड्स था, कितने का, सपोज 100 रुपए का गुड्स था, हमने और 500 का गुड्स खरीदा, तो हमारे पास कितने का हो गया, 600 का। अब मैं बोलूं कि इसमें से 50 का गुड्स बच गया, तो हमने कितना यूज किया होगा, 500 प्लस करेंगे 100 और 500 प्लस 100 600, उसमें से 50 माइनस, तो यहाँ पे कितना आएगा, 550 हमने क्या किया, यूज किया मतलब इतना स्टॉक हमने यूज किया, मतलब हमारा खर्चा एक्चुअल में कितना हुआ इस साल का, 550। और बेटा ये जो 50 है ये क्या जाएगा, ये हम नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे। तो बताओ ये मेरी एसेट्स हुई कि लायबिलिटी, assets। ये मेरी इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री क्या होती है, एसेट्स। तो मेरे एसेट्स में कितना जाएगा, 50। मेरा एक्सपेंस में कितना जाएगा, 550। ओके, तो ये अकाउंटिंग किसका होता है, ये अकाउंटिंग होता है स्टॉक का। तो स्टॉक का अकाउंटिंग आपको ऐसे करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अब कोई भी एक्सपेंस का आपको क्या करना है, ये टेबल याद रख लेना। क्या याद रखना है, टेबल। ये टेबल के हिसाब से करना आपका, क्योंकि इसके अंदर बच्चों के अधिकतर क्वेश्चन है ना यहीं पे गड़बड़ होता है। ये टेबल के अंदर क्या करने का बेटा, जैसे कि मैं बताता हूँ, सपोज कि हमको ना सैलरी का पेड दिया होगा, क्या दिया होगा, सैलरी पेड, सपोज कि 10,000 पेड दिया है। ठीक है, अब एक्सपेंस के अंदर जनरली क्या होता है, हमारे 2 अकाउंट शीट होते हैं, या तो ये और एक ये वाला। आपको क्या करना है, देखो ये टेबल बनाने का, जिसके अंदर मैं टेबल को बताता हूँ कैसे बनाता है। आपको करंट ईयर का क्लोजिंग लिखना है और करंट ईयर का ओपनिंग लिखना है। वापस से करंट ईयर का क्लोजिंग, करंट ईयर का ओपनिंग। अब बेटा ये जो क्लोजिंग है ना, तो क्लोजिंग क्या हो सकता है, आउटस्टैंडिंग या तो पेड इन एडवांस। दूसरा ओपनिंग का भी वैसे ही आउटस्टैंडिंग और रिसीव इन एडवांस। अब क्या करने का बेटा, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, आपको मालूम है आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, हमेशा प्लस करते हैं। ठीक है, करंट ईयर का क्लोजिंग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसका एडवांस क्या कर दो, माइनस। ठीक है, अब जो क्लोजिंग की इंपैक्ट है उसकी उल्टी इंपैक्ट इसमें देते हैं हम ओपनिंग में। तो ये जो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में प्लस किया, तो उसकी जगह माइनस, ये माइनस किया है वो प्लस करेंगे। अब देखो इसमें क्या होगा, अब इसको समझना, अब एकदम आसान लगेगा। सपोज 10,000 हमने पे किया था, ठीक है, करंट ईयर का क्लोजिंग पे करना बाकी है 2,000 रुपए। ठीक है, और लास्ट ईयर का हमारा पे करना बाकी था सपोज 3,000 रुपए। अब देखो पे कितना किया, 10, ओपनिंग का कितना है 2, यहाँ पे सॉरी क्लोजिंग का कितना आउटस्टैंडिंग है 2,
और ओपनिंग का कितना आउटस्टैंडिंग था 3, 3 को क्या करते हैं हम माइनस, तो हमारा करंट ईयर का खर्चा कितने का 10 प्लस 2 12 माइनस 3 9। तो आप ये क्या आएगा, ये जो 9000 आएगा ना, ये आएगा करंट ईयर एक्सपेंस। नहीं मालूम पड़ा तो मैं तुमको दूसरी चीज से समझाता हूँ। देखो होता क्या है, मैंने सैलरी पे की है, मैंने सैलरी पे किए, हाँ पेड कितना किया 10,000 रुपए। अब ये सैलरी में से जो पे किया उसमें लास्ट ईयर की कितनी आउटस्टैंडिंग थी 3,000। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो थी इसमें से आउटस्टैंडिंग कौन सा था प्रीवियस ईयर, बट पेड किस में क्या, पेड पेड इन करंट ईयर। तो ये खर्चा हमने लास्ट ईयर ऑलरेडी बुक कर लिया होगा, क्योंकि ये तो आउटस्टैंडिंग, हम खर्चे को तो ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं तो हमने रिकॉर्ड तो कर लिया होगा। लेकिन क्योंकि ये पेमेंट नहीं हुआ है, पेमेंट इस बार हुआ है, तो हमको पेमेंट से थोड़ी मतलब होता है, हम तो किस साल ड्यू होता है उस साल कंसिडर करते हैं। तो ये ऑलरेडी ड्यू लास्ट ईयर कंसिडर हो चुका होगा, इसलिए वो खर्चे को हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो उसको माइनस करेंगे। और क्योंकि इसमें सिर्फ पेड ही लिखा हुआ है, और जो मेरा करंट ईयर का है ये 2000 ये आउटस्टैंडिंग है, वो इसमें इंक्लूड नहीं हुआ होगा क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ पेड है। तो आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसको हमको ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, तो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर उसको क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या आएगा, वो 9000। तो ये 9000 आया करंट ईयर एक्सपेंस। ठीक है जी, ओके ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, और या तो आपको एक टेबल याद रखना हो तो वो टेबल भी याद रख लेने का, तो उससे भी आपका काम एकदम आसान हो जाता है। अच्छा अब देखो ये जो है ना, अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ, ये वाली इंपैक्ट कहाँ जाएगी, ये जाएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट के अंदर जाएगा। कहाँ पे जाएगा, एक्सपेंस साइड। दूसरा ये क्लोजिंग 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 कहाँ पे जाएगा, क्लोजिंग जाएगा बेटा बैलेंस शीट में, क्योंकि ये क्या है, ये आउटस्टैंडिंग है, ये हमारी लायबिलिटी है, चुकाना बाकी है। सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब सैलरी चुकाना बाकी है, तो ये बैलेंस शीट के अंदर कहाँ जाएगा, लायबिलिटी तरफ जाएगा। अच्छा ये 10,000 कहाँ जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो हमने पे किया हुआ है बेटा, पे किया हुआ कहीं नहीं जाता। पीएनएल में कौन, पीएनएल तो बनाना नहीं है हमारा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर ये 9000 जाएगा। समझ गए, तो हमको बेसिकली क्या होता है, ये 10,000 के ऊपर से हम ये 9000 फाइंड करते हैं। ओके, ये हमारा था एक्सपेंस के ऊपर। अब हम आते हैं नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन के ऊपर। इतने घोटाले बच्चे करते हैं सब्सक्रिप्शन में और छोड़ देते हैं, बस वो जो ऊपर का टेबल था ना वही नीचे का टेबल आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना, बस ये टेबल बना दो, काम एकदम आसान हो जाएगा। आपको सब्सक्रिप्शन के अंदर रिसीव अमाउंट दियोगे, कितना रिसीव दिया हुआ है, सपोज आपको रिसीव दिया हुआ है 1 लाख रुपीज, आप लिख दो 1 लाख। अब उसके अंदर क्या करना है आपको, वही ऊपर का टेबल प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे ही आपको याद रखने का। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का क्या करेंगे, प्लस। देखो ऊपर हेडिंग क्या बनाएंगे, ऊपर हेडिंग बनाओ करंट ईयर, करंट ईयर, मगर ये करंट ईयर कौन सा होगा, क्लोजिंग बैलेंस, ये करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अब ये करंट ईयर के अंदर, करंट ईयर का क्लोजिंग है, इसके अंदर दो चीजें हो सकती है, आउटस्टैंडिंग, या तो हमको जो सब्सक्रिप्शन है बताओ रिसीव होता है कि पे होता है, ये सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है, ये हम मेंबर्स से रिसीव करते हैं। तो ऐसा जरूरी थोड़ी कि सबके सब हमको अभी के अभी दे देंगे, मतलब उसी साल देते होंगे, कुछ कुछ के सब्सक्रिप्शन अनपेड हो जाते हैं, वो बाद में नेक्स्ट ईयर रिसीव होते हैं। और कुछ कुछ क्या बोलते हैं, जैसे आप बोले तारक मेहता की सीरियल देखते हो ना, उसमें जब क्या होता है, जब जेठालाल जैसे कोई व्यक्ति होते हैं तो उनके पास हर महीने के एंड में भाई सोसाइटी का क्या दो, मेंटेनेंस दो, सोसाइटी का मेंटेनेंस दो, तो जब मार्च में जाता है हाँ पे करता हूँ, फिर 31 मार्च को जाता है हाँ पे करता हूँ, तो वो 31 मार्च तक नहीं, फिर वो 4 अप्रैल 5 अप्रैल 7 अप्रैल को पे करते हैं। तो कुछ जेठालाल जैसे व्यक्ति होते हैं, और दूसरा कुछ क्या होता है, कुछ जैसे मिस्टर अय्यर जैसे होते हैं कि आप कहाँ बार बार क्या हमको पूछते हो, लो पूरे साल का मेंटेनेंस चेक इन एडवांस ले लो। तो क्या होता है, कुछ सब्सक्रिप्शन क्या होता है एडवांस दे देते हैं, कुछ लोग सब्सक्रिप्शन देते ही नहीं है। तो ये क्या हुआ, करंट ईयर के अंदर जो जिन्होंने नहीं दिया उसका क्लोजिंग बैलेंस, जिन्होंने नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन इस साल के
इस साल ही दे दिया, मतलब वो रिसीव होने वाला है, वो है नेक्स्ट ईयर का, लेकिन रिसीव कब हो गया, इस साल, तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, अब ये क्या है, ये ओपनिंग बैलेंस वाला है। ओपनिंग मतलब हमारा आउटस्टैंडिंग जो था, आउटस्टैंडिंग कौन सा, ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग वाले को प्लस करेंगे तो ओपनिंग वाले को क्या करो, माइनस। फिर क्लोजिंग वाले को एडवांस माइनस करते हैं तो ये ओपनिंग को क्या करो, प्लस। बस ये टेबल बना दो, आपका क्या आ जाएगा, इनकम ऑफ करंट ईयर आ जाएगा। ठीक है, इसका मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी आपको सिखाऊंगा। अब देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अब एक और चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, जब हम ये जो फिगर आएगी ना, ये फिगर, इसको ये कहाँ जाएगा बताओ, इनकम ऑफ करंट ईयर, ये कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर, किधर, किस साइड जाएगा, इनकम तरफ जाएगा। ठीक है, दूसरा, बैलेंस शीट कौन से दिन की बनती है, बैलेंस शीट बनती है एज ऑन 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च सपोज कि 2026, तो ये बनती है क्लोजिंग ईयर की। ठीक है, तो हमारा ये तो कौन सा है, ये ओपनिंग है, क्या इसको बैलेंस शीट से कोई लेना देना है, नहीं, क्योंकि ये तो ओपनिंग वाला है। तो हमारे बैलेंस शीट में कौन सी आइटम जाएगी, सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस की। अब ये बताओ, ये आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल है क्योंकि सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है, तो ये क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल। ये एसेट्स हुई कि लायबिलिटी हुई, ये हमारी एसेट ये एसेट हुई क्योंकि ये रिसीव होना बाकी है, फ्यूचर में रिसीव होगा तो हमारे पास पैसे आएंगे। याद रखना, ये क्या हुआ, एसेट्स। देखो एक चीज को समझना, जब हमने सैलरी का कंसेप्ट देखा था ना, तो ये आउटस्टैंडिंग जो था ना, ये पेबल था क्योंकि सैलरी पे करनी पड़ती है, तो वो कहाँ जाता है, लायबिलिटी में। लेकिन सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है, इसलिए टेबल के अंदर ये मत सोचना सर ऊपर वाले के अंदर तो आपने यहाँ पे लायबिलिटी रखा था, यहाँ पे एसेट्स रखा, वो आपको किस एंगल से देखना है, वो नेचर ऑफ आइटम के ऊपर से देखना है। ठीक है, तो हमारा ये नेचर क्या है, ये रिसीवेबल का है, तो वो हमारी एसेट्स हुई। ये नेचर क्या है, पेमेंट का है, क्योंकि सैलरी हम पे करते हैं इसलिए लायबिलिटी। अच्छा, अब एक चीज याद रखने का, रटवाने वाला रूल भी बता देता हूं, क्योंकि ये एसेट्स है तो उसका एडवांस क्या होगा, उसका एडवांस होगा हमारा एक्सपेंस। कौन सा होगा, बैलेंस शीट में आएगा ना ये लायबिलिटी। याद रखना, एक एसेट्स होगा तो एडवांस क्या होगा, लायबिलिटी। देखो लायबिलिटी क्यों होती है मैं पहले समझाता हूँ, फिर आपको वो याद रखना। देखो आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल, हमारे ये था ना आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल, इसका मतलब रिसीव होना बाकी है, फ्यूचर में रिसीव होगा तो क्या होगा, उससे हमारी बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इसलिए वो एसेट्स में आता है। ये क्या है, ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुका है, मतलब कि अब फ्यूचर में वो उतना कम पे करेगा, क्योंकि कम पे करेगा फ्यूचर में हमारी इनकम कम होगी, इसलिए हम क्या करते हैं, ये इनकम जो है जो अभी मिल गई है रिसीव्ड इन एडवांस, ये हमारी अभी की इनकम नहीं है, ये किस कब की इनकम है, आने वाले साल की इनकम है, इसलिए हम उसको कहाँ दिखाते हैं, लायबिलिटी के तौर पे बताते हैं। समझ गए, तो हमने बेटा जी इसके अंदर कितने आपको एडजस्टमेंट करना, एक कहाँ पे आएगा, ये जो इनकम ऑफ करंट ईयर वो कहाँ आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम तरफ। फिर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कहाँ आएगा, एसेट्स में, और करंट ईयर का ही एडवांस रिसीव कहाँ आएगा, लायबिलिटी के अंदर। बस, तो देखो बेटा यहाँ पे क्या है, मैंने आपको चार चीजें सिखाई, कितनी चीजें सिखाई, ये चार, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, एक है ना, इसके अंदर मैं खाली आपको ये बता दूं, एक और ये वाला पॉइंट है, देखो इंपॉर्टेंट नोट, एक नोट क्या, हम यहाँ पे बैलेंस शीट बनाते हैं, हाफ शीट बनाते हैं। देखो अब मैंने आपको इधर ये कंसेप्ट सिखाया था, फंड फॉर स्पेशल पर्पस। फंड फॉर स्पेशल पर्पस में मैंने आपको ये बताया था कि ये कहाँ आता है, इसका फंड आता है बैलेंस शीट में, क्योंकि ये स्पेशल पर्पस के लिए। इसमें अगर एडिशन होता है तो वो क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, इसकी इनकम भी इसके अंदर ऐड कर दो, इसके एक्सपेंस इसमें से माइनस कर दो। लेकिन एक चीज रुको, अगर यहाँ पे फंड स्पेशल पर्पस के हो तो ही ऐसा करना है, लेकिन बेटा अगर फंड, जैसे देखो ये डोनेशन रिसीव, क्या ये डोनेशन के कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है क्या, कुछ भी नहीं लिखा है। जब डोनेशन लिखा हो या यहाँ पे
क्या लिखा हो, चैरिटी, क्या लिखा हो, चैरिटी। लेकिन क्या चैरिटी का स्पेशल पर्पस यह है, नहीं। तो जब कुछ नहीं लिखा हो तो उसको कहाँ ऐड करने का, कैपिटल फंड। बैलेंस शीट में जैसे हम पार्टनरशिप के अंदर कैपिटल अकाउंट होता है, प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल अकाउंट होता है, वैसे ही ये क्लब के अंदर क्या होता है, कैपिटल फंड होता है। उसके अंदर डोनेशन क्या कर देने का, ऐड कर देने का, जब स्पेशल पर्पस के लिए, जब क्या हो, सिंपल पर्पस के लिए मिले। और क्या वर्ड होगा, ओनली डोनेशन वर्ड दिया होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन बेटा, लेकिन अगर ऐसा लिखा है कि डोनेशन फॉर मैच फंड रिसीव, मतलब यहाँ पे स्पेशल लिखा है कि नहीं लिखा। जब स्पेशल लिखा हो कि इस पर्पस के लिए डोनेशन मिला हो, तो उसको हम क्या करेंगे, वो जो मैच फंड होगा उसके अंदर इसको ऐड करेंगे, न के कैपिटल फंड के अंदर। कैपिटल फंड में ऐड नहीं करना, कैपिटल फंड में ऐड जब भी करना जब क्या हो, जब कुछ नहीं लिखा हो कि डोनेशन किस पर्पस के लिए, तो फिर कैपिटल में ऐड करो। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा तो हम किस में ऐड कर देंगे, वो हम उसके जो स्पेसिफिक अगर लिखा है तो उसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। आपको बेटा इतना कंसेप्ट समझ आ गया ना, तो मैं बोलूँगा आपके 80% क्वेश्चन अब ऐसे होंगे। नहीं विश्वास होता तो चलो अब मैं इसको हम साथ साथ करते जाते हैं, आपको फटाफट फटाफट क्या करना है, बोलते जाना है। इलस्ट्रेशन नंबर 5। अब है ना, क्वेश्चन में एक एक लिख के कराऊंगा, बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, इसलिए इसको हम सॉल्व करते जाते हैं और नीचे आंसर टिक करते जाते हैं। देखो सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर हमको क्या बोला है, डिस्क्लोज द फॉलोइंग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में बनाना है, ठीक है। साथ साथ बोलते जाना, आपको बोलते जाना है, क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट मगज में बैठ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे हमको ये रिसीव एंड पेमेंट, यहाँ पे रिसीव, ये रिसिप्ट है, मतलब ये टोटल अमाउंट रिसीव हुई है, ये टोटल अमाउंट पेड हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे पेड कितना हुआ, इतना हुआ, यहाँ पे रिसीव कितना हुआ, इतना हुआ। अब मेरे को बताओ ये रिसीव हुई है कि नहीं हुई है, हाँ जी। ये 13, हमारा ईयर कौन सा है, ये हमारा ईयर कौन सा है, ये ईयर है 2014-15, तो हमारा करंट ईयर 14-15। अब ये 13-14 का जो सब्सक्रिप्शन है, ये रिसीव कौन से साल के अंदर हुआ है, नहीं, ये रिसीव कौन से साल में हुआ है, इस साल में। लेकिन ये इसका मतलब आउटस्टैंडिंग होगा, ये आउटस्टैंडिंग कौन से साल का होगा, ये आउटस्टैंडिंग होगा पिछले साल का, मतलब आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का, जो रिसीव कब हुआ है, करंट ईयर में रिसीव हुआ है। अब देखो ये रिसीव तो करंट ईयर में ही हुआ है, हाँ जी। ये कौन सा है, 15-16 का। अब हमारा साल कौन सा है, हमारा साल कौन सा है, 14-15, और रिसीव कौन सा, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमको ये टेबल दिया है। इस टेबल को अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे इस टेबल को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन के 3 कॉलम है। कितने कॉलम है, 3। अब जो सब्सक्रिप्शन 14-15 का है, उसका मतलब क्या हुआ, उसका तो मतलब ये हुआ कि ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है करंट ईयर में। ये 13-14 का सब्सक्रिप्शन इस साल रिसीव हुआ है, मतलब ये पिछले साल क्या हुआ होगा, आउटस्टैंडिंग था, जो रिसीव्ड इन करंट ईयर, और ये क्या हुआ है, इन एडवांस मिला है। हाँ बस। अब देखो आगे जाने से पहले फटाफट क्या करते हैं, हम ये टेबल बनाया हुआ है ना, उस टेबल के अंदर फटाफट अमाउंट लिख रहे हैं। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला हमको, 61550। तो यहाँ पे लिख दो 61550, हाँ जी। कैलकुलेटर भी ले लेते हैं साथ में। अब देखो इसके अंदर टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव में बता दिया, अब यहाँ पे कॉलम में रखेंगे। अब ये क्या था, 13-14 का आउटस्टैंडिंग था। 13-14 का मतलब 14-15, ये उस साल का क्लोजिंग था, तो 14-15 का क्या होगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। तो देखो ये करंट ईयर का ओपनिंग और जो आउटस्टैंडिंग कितना था, फिगर 700 को क्या करो, माइनस कर देंगे, हाँ जी। फिर उसके बाद ये 15-16 का रिसीव्ड है कौन से साल में, 14-15 में, मतलब ये 14-15 का क्लोजिंग हुआ कि ओपनिंग हुआ,
14-15 का ये क्लोजिंग हुआ। क्लोजिंग, क्योंकि ये इस साल के एंड में हमको क्या 15 आने वाले साल का अभी रिसीव हुआ, मतलब 14-15 का क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस। तो देखो यहाँ पे एडवांस रिसीव क्लोजिंग बैलेंस, उसको क्या करना है माइनस, कितना अमाउंट है 850, तो उसको कर दो 850 को माइनस, ये हो गया। हाँ जी, और कोई सब्सक्रिप्शन रिलेटेड आइटम है नहीं, बस अब हमको क्या करना है, अब बस ये दोनों फिगर को माइनस करो। तो देखो 6150 माइनस 850 माइनस 700, तो आएगा हमारा फिगर टोटल 60,000, ये आ गया 60,000। अब मैंने आपको क्या बताया 60,000, ये 60,000 का जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट के अंदर। ये देखो ये क्लोजिंग करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस जो होता है ना, वो कहीं नहीं जाता है, ठीक है। करंट ईयर का सिर्फ क्या आता है, करंट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वही बैलेंस शीट के अंदर, बाहर का भी बंद कर देना। ये करंट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, करंट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वही क्या आता है अकाउंट्स के अंदर, हम रिकॉर्ड करते हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस कौन सा है, ये एडवांस, और वो कहां पे जाएगा, ये जाएगा लायबिलिटी के अंदर, ठीक है। तो हमको क्या करना है बेटा जी, हमको फटाफट इसके अंदर इंपैक्ट देते जाओ। देखो मैंने आपको बताया, अब देखो यहाँ पे फटाफट हम टिक मारते जाते हैं। ये 60,000 इनकम एक्सपेंडिचर में लिखा है, हाँ जी। फिर ये करंट ईयर का एडवांस वो कहाँ पे आता है, लायबिलिटी के अंदर। लायबिलिटी इसने पूछा नहीं, इसलिए हम बनाएंगे नहीं, खत्म। अब ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये क्या दे रखा है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो चलो सैलरी का कर देते हैं। ये टोटल पेमेंट कितना किया हुआ है 25,300। अब हमको क्या करना है, इस टेबल के अंदर फटाफट रखते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इधर इस टेबल के अंदर रखते जाते हैं इसको, तो रखो। टोटल पेड कितना किया हमने, ये देखो 25,300 रख दिया, हाँ जी 25,300। उसके बाद ये सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये प्रीवियस ईयर का था, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, और ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। मैंने बताया करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, हमेशा प्लस करते हैं, तो उसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4200 को प्लस कर दो, और पिछला साल का जो था वो यहाँ पे माइनस 5,800, ठीक है। इसको हम माइनस कर देंगे, कितना आएगा आपका बैलेंस यहाँ पे, देखो तो इसकी अमाउंट आएगी 23,700। ये कहां पे जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और मैंने आपको क्या बताया था कि सिर्फ करंट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, मतलब ये और ये दोनों ही बैलेंस शीट में जाते हैं। तो ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, और आउटस्टैंडिंग कहां जाता है, ये पे करना बाकी है, और पे करना बाकी है मतलब ये हमारी क्या हुई, लायबिलिटी। बैलेंस शीट अभी बना नहीं रहे, आने वाले क्वेश्चन में हम बनाएंगे, तब हम उसको लायबिलिटी में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4,200 हमारा कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। और टोटल यहाँ पे हमने जो अमाउंट निकाली 23,700, देखो 23,700 ये रहा, 23,700। आप इस तरह से यहाँ पे भी बता सकते हो, या तो आप टेबल फॉर्म में भी बता सकते हो। आपको ये मेथड सही लगे तो उसको ऐसे ही बता दो, या तो हमको क्या करना है, ये प्लस माइनस को आपको इधर बता दो। कुछ नहीं किया मैंने, उसको टेबल फॉर्म में करके एकदम सिंपल बना दिया, आपको वही इसको यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या पे है यहाँ पे, और दूसरा कौन सा ट्रांजेक्शन, स्टॉक वाला। अब मैंने आपको बताया था स्टॉक के अंदर क्या करने का, स्टॉक के अंदर हमारा देखो स्टेशनरी का एक्सपेंस पेड क्या है। मैंने आपको क्या बताया था कि रात की रोटी कितनी बची, फिर ड्यूरिंग द ईयर हमने कितनी हमने बनाई, प्लस उसमें से माइनस क्या करना, जो बच गई तो हमने कितनी खाई कंज्यूम की वो मालूम पड़ता है। तो स्टेशनरी का स्टॉक कितना था 560, तो ओपनिंग को क्या करेंगे 560 लिखेंगे, हाँ जी। उसमें और कितना पे किया 750, उसको क्या करेंगे प्लस कि हमने और खर्चा किया, उसमें से स्टॉक करंट ईयर का स्टॉक क्या करते हैं माइनस कितना 740। तो करो इसको 560 प्लस 750 1750 एंड माइनस 740, तो अपना बैलेंस आएगा टोटल कितना, ये देखो 1570,
क्लियर हो गया। ये मैंने आपको ये पहले ही टेबल इसको बता दिया था, आपको ये टेबल याद रख लेने का बस। ये वर्किंग नोट आप ये 4-5 वर्किंग नोट को याद रख लो, क्योंकि क्या है यही चीज नहीं है, बाकी सब तो पीएनएल के अंदर जो लिखते थे वो इनकम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। जैसे हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं वैसे ही बैलेंस शीट तैयार करनी है, तो बाकी कुछ डिफिकल्ट नहीं है और ये चैप्टर आपका एकदम आसान हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, परचेस का मतलब अमाउंट पेड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या आएगा इन्वेंटरी यूज ड्यूरिंग द ईयर। तो इस यूज का मतलब क्या होता है, यूज का मतलब होता है हमारा कंज्यूम, यूज का मतलब क्या होता है कंज्यूम, और कंज्यूम मतलब हमारा टोटल कितना एक्सपेंस हुआ, तो ये हमारा हुआ एक्सपेंस। और ये फिगर कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर, किधर जाएगा एक्सपेंस तरफ जाएगा, सिंपल। ओके जी, ओके तो देखो इसी के साथ हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को हमने खत्म किया। इसमें कोई आइटम रह गई, हाँ जी ये टैक्स हमने पे किया तो किधर आएगा, टैक्स पे किया तो हमें आएगा ये एक्सपेंस साइड, एक्सपेंस तरफ। तो देखो एक्सपेंस की तरफ ये आ गया हमारा टैक्स पेड, ठीक है, तो ये फिगर भी आ गया। और इसके ये तीनों आइटम हो गए, हाँ जी ये तीनों आइटम हो गई, और यहाँ पे एक ही था सब्सक्रिप्शन, देखो खत्म हो गया, सिंपल था। अब इसी को आप अगर ऐसे अगड़म बगड़म सगड़म करोगे तो बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा, लेकिन इस तरह से परफेक्ट सिस्टमैटिक मेथड फॉलो करोगे एकदम इजी लगेगा। अब यही क्वेश्चन आगे बार बार ये आएंगे। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो अब ये कौन सा आ रहा है, ये स्पेसिफिक फंड वाला आ रहा है। मैंने आपको स्पेसिफिक फंड वाला कंसेप्ट सिखाया है। स्पेसिफिक फंड में क्या बताया, स्पेसिफिक फंड उसको कहाँ लिखने का, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी तरफ, और उसमें जितना भी एडिशन हो वो क्या करो उसमें ऐड करो, उसमें से जितना भी विड्रॉल हो उसको माइनस कर दो, तो वो आएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। उसके लिए उसके नहीं, यहाँ पे हमने देखो इसका तो हमने क्या किया हुआ है, इसका हमने यहाँ पे फॉर्मेट ही ऐसे बनाया हुआ है, ये वाला फॉर्मेट, बस यही फॉर्मेट को हमको बैलेंस शीट में बताना है। आपने इससे पहले जो क्वेश्चन कराया ना उसमें आपने वो बताया था ना कि इस अलग-अलग अकाउंट बना दो, जैसे कि पीएनएल नहीं रुको मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे उस पे मैं आता हूँ। अभी क्या करना है, अभी हमको सिर्फ ये बोला है कि आपको ये बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करना है, तो हम बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करेंगे। ये मैच फंड कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी तरफ, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट किधर जाता है, ये एसेट्स के अंदर चला जाएगा। ये कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में चला जाएगा, ठीक है। अब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बताओ इसका टू मैच विनर, बताओ ये मैच से रिलेटेड है कि नहीं, हाँ जी, तो ये कहाँ जाएगा, मैच फंड के अंदर। अब बताओ उसमें ऐड होगा कि उसमें डिडक्ट होगा, डिडक्ट होगा, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसमें से हम विड्रॉ करके विनर्स को पैसे दे रहे हैं, तो वो मैच फंड हमारा कम होगा। नेक्स्ट है मैच एक्सपेंस, बताइए मैच एक्सपेंस मैच फंड से रिलेटेड है कि नहीं है, यस। और बताओ इसमें ये मैच फंड में इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, डिक्रीज, क्योंकि ये एक्सपेंस है तो उसमें से हम विड्रॉ करके मैच फंड एक्सपेंस के लिए पे करेंगे, तो ये भी क्या करेंगे, मैच फंड में से माइनस करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। अब इधर आ जाओ, नेक्स्ट मैच फंड इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट, ये बताओ कि ये इससे ये जो मैच फंड का हमने इन्वेस्टमेंट किया था ना, जो हमने एसेट लिखा था, उससे हमको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। अब जब इंटरेस्ट मिला तो इसको मैंने आपको क्या बताया था, उससे रिलेटेड सारी इनकम कहाँ डालो, मैच फंड में, सारे एक्सपेंस कहाँ डालो, मैच फंड के अंदर। तो ये जो इंटरेस्ट से हमारा क्या फंड बढ़ेगा कि फंड घटेगा, फंड बढ़ेगा, फंड बढ़ेगा, तो ये क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट डोनेशन रिसीव फॉर मैच फंड, बताओ क्या करेंगे इसको, देखो यहाँ पे डोनेशन रिसीव्ड, बताओ रिसीव्ड होने से हमारा फंड का बैलेंस बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है, और जब बढ़ता है तो उसमें क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। मैंने क्या बताया कि इसमें अगर सपोज बेटा अगर सिर्फ लिखा होता डोनेशन रिसीव्ड, क्या लिखा होता, डोनेशन रिसीव, और कुछ नहीं लिखा होता, तो इसको हम कहाँ लिखते, तो इसको हम ले जाते
कैपिटल फंड में ये चीज को आप ध्यान रखना, लेकिन जब उसके आगे क्या लिखा होता है, फॉर स्पेसिफिक पर्पस लिखा होता है कि फॉर मैच फंड, कोई हमको डोनेशन दिया कि भाई लो तुम बहुत अच्छा काम करे और ये मैच फंड के लिए ये लो मेरा ₹1,00,000 का डोनेशन, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, इस अमाउंट को ऐड करेंगे किसके अंदर, ऐड इन मैच फंड के बैलेंस के अंदर। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट, ये परमानेंट फंड है। अब ये कौन सा प्रकार का फंड है, तो ये क्या होता है, ये जो क्लब्स वगैरह होती है अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग फंड मेंटेन करती है, तो इन्होंने एक फंड मेंटेन करके रखा जिसका नाम क्या है, परमानेंट फंड। कोई बात नहीं, रखो, आप जितने फंड रखना चाहे रख सकते हैं, तो इसको हम अलग से बताएंगे बैलेंस शीट में किधर, लायबिलिटी तरफ। अब ये परमानेंट फंड को हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, तो ये इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा बताओ, एसेट तरफ। याद रखना, इन्वेस्टमेंट एसेट तरफ जाएगा, बाकी सारे फंड में मिलने वाला डोनेशन, उसका इंटरेस्ट, उसका एक्सपेंस, वो सब लायबिलिटी में जाएगा। तो देखो बस ये हो गया। देखो ये इन्वेस्टमेंट दोनों के इधर चले गए, परमानेंट फंड उसका इंटरेस्ट इनकम, उसका डोनेशन, वो सब क्या होगा, इसमें ऐड कर दिए, उसमें से जो भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया वो माइनस कर दिया। ठीक है, ये देखो ये मैच फंड रिलेटेड आ गया, हाँ जी, और ये मैच फंड का, और ये किसका है, परमानेंट फंड का। परमानेंट फंड का कोई ट्रांजेक्शन नहीं, एडजस्टमेंट नहीं था, इसलिए डायरेक्टली उसको बाहर लिख दिए। इसके इतने सारे एडजस्टमेंट थे, इसको हमने अंदर लिख दिया। सिंपल था, है ना। मैंने बताया था आपको शुरू में कि शुरू के 20 मिनट अगर आपको आ गए तो बाद के सारे टॉपिक आपको एकदम इजी लगेंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक, देयर आर 150 मेंबर ऑफ मिर्जापुर जिमखाना क्लब, एवरी मेंबर पे एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 400। देखो टोटल हमारे कितने मेंबर है, 150, हर एक मेंबर कितना सब्सक्रिप्शन देता है, 400 रुपए देता है। तो बेसिकली हमको मिलना कितना चाहिए, 60,000 मिलना चाहिए। ओके, अब देखो मैं ना इसको कैसे बताता हूँ, इसको हमारा जो टेबल है ना, टेबल फॉर्म में लिख दो। ठीक है, हमारा टेबल, ये सब्सक्रिप्शन वाला टेबल आपको याद है, सब्सक्रिप्शन के टेबल में हम पहला कॉलम क्या आता है, रिसीव, दूसरा क्या आता है, करंट ईयर क्लोजिंग एंड करंट ईयर ओपनिंग, फिर ये क्लोजिंग के अंदर दो, कौन सा आता है, दो, एक आता है हमारा आउटस्टैंडिंग और दूसरा आता है एडवांस, क्योंकि ये रिसिप्ट है तो एडवांस रिसिप्ट। ठीक है, और ओपनिंग में भी क्या आएगा, ओपनिंग में भी तो आएगा, कौन सा आएगा, दो, आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस रिसिव्ड। ठीक है, ओके। अब मैंने क्या बताया, आउटस्टैंडिंग को क्या करने का, हमेशा प्लस करो, तो एडवांस को क्या करेंगे, माइनस। इसका उल्टा करंट ईयर के ओपनिंग में करेंगे, यहाँ पे प्लस था तो माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस। ठीक है, अब ये सारे एडजस्टमेंट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा इनकम फॉर द करंट ईयर। और ये जो इनकम फॉर द करंट ईयर होता है, इसको हम कहाँ बुक करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंस के अंदर, और वो उसमें भी किधर तरफ आएगा, ये आएगा इनकम तरफ। ठीक है जी, हाँ। अब हुआ क्या है, अब तक के जो क्वेश्चन थे और ये वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है, अब तक के क्वेश्चन के अंदर हमको रिसीव पेमेंट अकाउंट दिया था, इसमें रिसीव पेमेंट अकाउंट नहीं दिया। ठीक है, ओके, तो इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है मैं आपको बताता हूँ। टोटल कितने मेंबर थे, 150, उससे कितनी मिलनी चाहिए, 400। मतलब हमारे साल की इनकम, कोई अगर पूछेगा कि आप साल भर में कितना कमाते हो, तो हम क्या बोलेंगे, देखो हम 150 लोग हैं मेरे और 400 रुपए एक लोगों से लेता हूँ, तो टोटल मिला के मेरे को टोटल क्लब से मेरे को 60,000 की इनकम होती है। ठीक है, उसने ये नहीं पूछा कि आपको कितना रिसीव हुआ या पे हुआ, उसने पूछा आप कितना कमाते हो, तो मैं टोटल 150 मल्टीप्लाई बाय 400 के हिसाब से 60,000 कमाता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे कमाता हूँ पहले ही दे रखा है, तो हमको ये फिगर यहाँ पे मिल गई कि यहाँ पे क्या है 60,000। अब तक क्या हो रहा था, ये 60,000 हम फाइंड आउट करते थे, क्योंकि वहां पे कौन सी अमाउंट दी थी, रिसीव की अमाउंट, और ये सारे ट्रांजेक्शन दिए होते थे। अब क्या होगा, इसका मतलब इसमें से कोई ना कोई ट्रांजेक्शन मिस होगा और हमको वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो अब आगे लिखा है, आगे क्या लिखा है,
पहले तो ड्यूरिंग द 13-14, ठीक है, देखो एक मिनट, इनकम एक्सपेंडिचर का अकाउंट हमारा कौन सा साल का बनाना है? 31 मार्च 2015, मतलब हमारा साल कौन सा हुआ? 2014-15 का साल हुआ। हाँ, ये हमारा करंट ईयर का साल है, ठीक है। इसका मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा होगा हमारा? 13-14, मतलब मेरा नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा? 15-16। इस चीज को आप ध्यान रख लेने का, ठीक है, ऐसे बना देने का ताकि कोई कंफ्यूजन ही नहीं हो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? ड्यूरिंग द ईयर 13-14, ड्यूरिंग द ईयर 13-14 मतलब 13-14 में 20 मेंबर हैव पेड सब्सक्रिप्शन फॉर 14-15, मतलब 13-14 में 20 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने आने वाले साल का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी पे कर दिया था। तो ये बताओ, ये 14-15 के लिए 13-14 क्या होगा? हमारा ओपनिंग बैलेंस की बात होगा, और क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पे किया था मतलब ये एडवांस रिसीव्ड हो गया। हाँ जी, तो ये 13-14 की बात हो रही है, मतलब मेरा ओपनिंग उसमें भी एडवांस। तो यहाँ पे ये हमारा करंट ईयर में ओपनिंग उसमें भी एडवांस की बात हुई है, ठीक है। एक मेंबर से हम कितना फीस लेते हैं? 400। तो यहाँ से कितना मेंबर ने दिया होगा? 400 मल्टीप्लाई बाय 20, तो कितना आएगा? 400 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 8000, ठीक है। तो ये हमारा एडवांस रिसीव्ड हुआ था लास्ट ईयर, ओके। अब देखो आगे क्या करना है, आगे देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। अच्छा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कौन सा था? 13-14 वॉज 12,000, मतलब कुछ ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने 13-14 में ये 12,000 का पेमेंट नहीं किया था। तो ये 13-14 का आउटस्टैंडिंग था, मतलब ये मेरा ओपनिंग बैलेंस हुआ, और ओपनिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग हुआ कितना? 45,000। तो मैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस को क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? ओपनिंग बैलेंस 12,000 को यहाँ पे लिखूंगा 12,000 माइनस के अंदर, ठीक है। एक मिनट, ओके। तो देखो अब क्या हुआ, अब आगे क्या लिखा हुआ है कि 45,000 रिसीव फॉर करंट ईयर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वाज 12,000, 45,000 रिसीव फॉर करंट ईयर। करंट ईयर में हमको कितना मिला है? तो ये रिसीव्ड के अंदर हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे, कितना लिखेंगे? 45,000 रिसीव्ड इन करंट ईयर। प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2015। अब देखो बेटा, यहाँ पे अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे, यहाँ पे हमको अमाउंट कौन से दे देंगे? 45,000। देखो 45,000, इसमें प्लस क्या करना है वो हमको मालूम ही है, माइनस क्या करना है वो हमको मालूम ही है, ठीक है। ये वाला माइनस क्या करना है? 12,000 को माइनस करना है, हाँ जी। एंड ये 8,000 को क्या करना है? प्लस करना है, ठीक है। इसका टोटल कितना होना चाहिए? इन सब का टोटल मिला के होना चाहिए 60,000। अब देखो 12 में से ये 45, उसमें से माइनस करो आप क्या? 12,000 एंड प्लस करो 8,000, तो कितना हो रहा है? 41,000 हो रहा है, जबकि यहाँ पे है कितना? 60। कितना डिफरेंस आ रहा है? 19,000 बताओ, प्लस करेंगे माइनस करेंगे? 19,000 माइनस बेटा प्लस करेंगे, क्यों? क्योंकि बैलेंस कितना आ रहा है? 41, जबकि आना कितना चाहिए? तो यहाँ पे प्लस, तो प्लस करेंगे तो कहाँ पे हम लाएंगे इसको? इधर। इसका मतलब यहाँ पे ये फिगर कितनी है? 19,000, समझे? तो अब तक क्या था? अब तक हमको क्वेश्चन के अंदर ये दिया था, 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 और हम फाइंड आउट क्या करते थे? ये फिगर को फाइंड आउट। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हम उसने क्या चाला कि इसके अंदर हमको ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, और ये वाला फिगर दे दिया, और बोला कि ये है वो आप फाइंड आउट करके बताओ कौन सी फिगर। तो हमको देख लेने का, अगर यहाँ पे मतलब जो डिफरेंस आ रहा है कम आ रहा है, मतलब हमको ऐड करना पड़ेगा, और अगर डिफरेंस ज्यादा आ रहा है तो हमको माइनस करना पड़ेगा। तो ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये कौन सी फिगर है? आउटस्टैंडिंग फिगर है कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना बाकी है? 19,000। अब क्योंकि किंतु परंतु इसने हमको सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बोला है। इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर बेटा जी हम क्या करते हैं? डायरेक्टली यही फिगर लिखते हैं।
तो इसके अंदर वैसे तो क्या हुआ, ये बैलेंस शीट के एंगल से टेबल बहुत काम लगता है क्योंकि इसमें इनकम एक्सपेंडिचर लिखा तो हमको डायरेक्टली ये, तो इतनी माथाफोड़ी करने की जरूरत ही नहीं थी। हमको क्या करने का, हमको सिंपल जब भी सिर्फ ये पूछा हो ना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, आपको क्या करने का, सिंपल कितने मेंबर है 150 और टोटल एक मेंबर से कितना लेते हो 400, तो आप यहाँ पे से मल्टीप्लाई कर दो, 150 मल्टीप्लाई बाय 400 इज इक्वल टू 60,000, बस खत्म, फिनिश, खलास। ठीक है, इतनी कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलो अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको इलस्ट्रेशन नंबर 8, फटाफट 10 मिनट के अंदर इसको हम खत्म करेंगे। कंसेप्ट सारे जितने कंसेप्ट पढ़े ना, सारे के सारे कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होंगे। चलो फटाफट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8, यहाँ पे क्या बोला, इनकम एंड क्या दिया हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, हाँ जी। अब हम यहाँ पे ऊपर टिक मार देते कौन कौन से चीज की बात की है। पहले यहाँ पे बात किया ये बैलेंस की है, बैलेंस के अंदर बिल्डिंग है, बिल्डिंग कहाँ पे आएगा, एसेट में, फर्नीचर आएगा एसेट्स में, बुक्स आएगा एसेट्स के अंदर, इन्वेस्टमेंट आएगा एसेट में, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ओके तो यहाँ पे ढूंढो सब्सक्रिप्शन, ये रिसीव के अंदर आता है तो ये इसका एडजस्टमेंट अकाउंट बोला है, हाँ जी। फिर दूसरा परमानेंट फंड कहाँ जाएगा, ये लायबिलिटी तरफ जाएगा, ओके। सब्सक्रिप्शन रिसीव तो इसमें 2 एडजस्टमेंट है, ओके। फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, इसमें तीसरा भी एडजस्टमेंट है, ओके। फिर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, तो देखो रिसिप्ट के अंदर कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड है, हाँ जी, उसमें ये इंटरेस्ट का ये दिया हुआ है। फिर सैलरी आउटस्टैंडिंग 600 है, तो सैलरी का एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है। फिर 31 मार्च 2015 स्टेशनरी का स्टॉक कितना था, 100 का, ठीक है। हमारा यहाँ पे बेटा बैलेंस शीट पीएनएल कौन सा साल है, 15 मतलब 2014-15 का करंट ईयर है, और ये पिछला साल का बाकी है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा 100, ठीक है, ओके। आगे क्या लिखा, 10% प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू बी मेड ऑन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, किस किस के ऊपर डेप्रिसिएशन की बात की, देखो बिल्डिंग के ऊपर, ये बिल्डिंग, फिर दूसरा, तो इन सब के बैलेंस हम कहाँ लिखेंगे, अंदर की तरफ लिखेंगे। फिर किस कौन सा है, एंड बुक्स के ऊपर, तो ये बुक्स के ऊपर, ये 3 के ऊपर क्या लिखना है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन, ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, देखो अब इसमें यहां से हम शुरू करते हैं। अब एक चीज को समझना, पहले हम क्या करें, हम वर्किंग नोट फटाफट तैयार करते हैं। वर्किंग नोट हम पहले ये सब्सक्रिप्शन की कंप्लीट करते हैं। सब्सक्रिप्शन का मैंने क्या बताया आपको, स्टेटमेंट बनाओ। पहला वाला क्या आएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन का हम स्टेटमेंट बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। ये पहला क्या आएगा, रिसीव्ड। फिर दूसरे के अंदर क्या आएगा, करंट ईयर, फिर करंट ईयर का क्लोजिंग एंड करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक, और लास्ट में क्या आएगा, ये आएगा करंट ईयर, ठीक है, करंट ईयर इनकम, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों के अंदर दो दो आएंगे, कौन कौन सा आएगा, क्लोजिंग के अंदर आएगा आउटस्टैंडिंग, एडवांस रिसीव, ठीक है, आउटस्टैंडिंग, एडवांस रिसीव, ठीक है, और ये तो क्लोजिंग का करंट ईयर की इनकम होगी। अब देखो मैंने क्या बताया आपको, क्लोजिंग को, आउटस्टैंडिंग को हमेशा क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं, तो ये इसको हम प्लस करेंगे, इसको क्या करेंगे, एडवांस रिसीव को माइनस, फिर इसका उल्टा आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे, माइनस, और ये एडवांस को क्या करें, प्लस, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू ये आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना है, 60,000, यहाँ पे लिख दो 7,000, लिख दिया, हाँ जी। अब नीचे आ जाओ, सब्सक्रिप्शन रिसीव इंक्लूड 500 फॉर द 15-16। अब बताओ ये सब्सक्रिप्शन 15-16 का हमारा साल कौन सा है, 14-15, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडवांस रिसीव, एडवांस रिसीव। और ये करंट ईयर का ओपनिंग में होगा कि करंट ईयर के क्लोजिंग का होगा, करंट ईयर के, ये होगा बेटा करंट ईयर के क्लोजिंग का, क्योंकि ये 15-16 आने वाले साल का है, तो हमारा एक करंट ईयर में क्लोजिंग में खड़ा रहेगा ना कि इतना एडवांस हमारा आने वाले का साल का है जो क्लोजिंग में खड़ा होगा। तो यहाँ पे करंट ईयर के अंदर क्लोजिंग, अब ये फिगर कितनी है, ये 500 है, रिसीव इंक्लूड 500 15-16, तो यहाँ पे कहेगा 500, क्या करेंगे इसको हम, माइनस, ओके। फिर देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 700 फॉर 14-15, बताओ ये कौन से साल का है, ये
अगले साल बेटा ये हमारा साल कौन सा है 14 15 और ये आउटस्टैंडिंग भी कौन सा साल का है 14-15 करंट ईयर ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है और वो कौन सा बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस ठीक है तो ये 700 यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि करंट ईयर का ही आउटस्टैंडिंग है और तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है करंट ईयर का हाँ जी। फिर और क्या दे रखा इसमें यहाँ पे एक फंड था ये रहा सब्सक्रिप्शन ये देखो ये कौन सा बैलेंस है 1/1/2014 ये 2014 मतलब कौन सा बैलेंस हुआ हमारा 1340 मतलब ओपनिंग बैलेंस हुआ इस साल का ये ओपनिंग बैलेंस का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है ठीक है तो हम क्या लिखेंगे आउटस्टैंडिंग कितना रुपए 1000 रुपए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कहाँ पे लिखेंगे 7 रुपए कहाँ पे लिखेंगे करंट ईयर के ओपनिंग में यहाँ पे और यहाँ पे माइनस करेंगे तो इसको हम माइनस करो बस और फटाफट कैलकुलेटर पे क्या करो इसको करो 7000 प्लस 700 माइनस 1500 इसका तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो 0 6200 तो ये आ गया 6200। अब देखो आप बोलोगे कि सर इसके बारे में बेटा यहाँ पे कुछ नहीं देखो हमको ना तो ये इंफॉर्मेशन दी है ना ये इंफॉर्मेशन दी है तो अगर दो इंफॉर्मेशन मिसिंग हो मतलब अंदर का जो टेबल है उसको क्या मान लेने का कि ये 0 होगा तो बाकी का बैलेंस कहाँ जाएगा 6200 यहाँ पे जाएगा क्लियर है। अब देखो अब फटाफट पहले है ना हम क्या करते हैं हम इसको यहाँ पे लिखते जाते हैं बताओ ये 6200 किधर जाएगा करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर किधर इनकम तरफ क्यों क्योंकि ये हमारी रिसीव्ड होती है ठीक है। फिर बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन सी फिगर जाएगी बैलेंस शीट में जाती है इस साल के क्लोजिंग बैलेंस तो ये रिसीव्ड होना बाकी है वो कहाँ जाएगा ये हमारा रिसीवेबल है ना तो बैलेंस शीट के अंदर किधर बैलेंस शीट में जाएगा हमारा एसेट्स ये हमारा रिसीव्ड होना बाकी है फ्यूचर में रिसीव होगा बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो ये हमारी एसेट्स हुई ठीक है जी और ये ऑलरेडी रिसीव्ड हो गया है तो ये किधर जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी तरफ ठीक है क्योंकि हम करंट ईयर की बैलेंस शीट बना रहे हैं पिछले साल की नहीं बना रहे इसलिए इसका बैलेंस शीट में कोई रोल नहीं होगा करंट ईयर के रोल में कहीं नहीं आएगा बस ये हमारी प्रेजेंटेशन हो गई। देखो अब मैं आपको फटाफट बताता हूँ कि इसके अंदर ये 6200 यहाँ पे आपको क्या करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर ये रहा 6200 लिखा ओके फिर दूसरा क्या बताया 700 बैलेंस शीट में एसेट तरफ तो देखो 700 हमारा बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 700 और फिर ऊपर लायबिलिटी में कितना था 500 तो ये हमारा बैलेंस शीट के अंदर 500 रुपए ये रहा सब्सक्रिप्शन रिसीव लिखा हो गया ना। वर्किंग नोट बना दो फटाफट तो ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कौन कौन सा हमारा कंप्लीट हो गया उस वर्किंग नोट को हम ऐसे कर देते हैं ताकि हमको मालूम रहेगा कि हमने ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर दिया ठीक है और ये सब्सक्रिप्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सा है इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ओके कोई नहीं ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग का तो सिंपल है या तो पहला वाला ट्रांजेक्शन खत्म कर दें पहले के अंदर क्या था हमारा बैलेंस दे रखा बताओ बिल्डिंग 30,000 कहाँ पे आएगा बिल्डिंग 20,000 आएगा बैलेंस शीट के एसेट के में फर्नीचर एसेट तरफ एंड बुक्स एसेट तरफ क्योंकि मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट लिखा हुआ इसलिए इसको हम कहाँ लिखेंगे अंदर की तरफ तो देखो ये तीनों बैलेंस कितना है 30 4 10 तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ये बिल्डिंग 30 ये फर्नीचर 4 और ये बुक्स 10 ये लिख दिया हाँ। अब उसके बाद आगे देखो क्या लिखा हुआ है फिर परमानेंट फंड वो कितना है 88 ये स्पेशल फंड है अरे रुको ये भी तो इन्वेस्टमेंट कितना है 40,000 तो यहाँ पे एसेट तरफ आ गया 40,000 ठीक है। उसके बाद ये 40 हो गया और ये परमानेंट फंड लायबिलिटी तरफ 88,000 तो ये परमानेंट फंड 88,000 ये हमने लिख दिया हाँ। तो ये पहला एडजस्टमेंट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया सेकंड हो गया थर्ड हो गया। अब हम आते हैं फोर्थ के ऊपर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है 500। अब देखो ऊपर है ना इंटरेस्ट के पहले ये देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कहाँ ये रिसीव्ड वाला है इंटरेस्ट कहाँ है ये रहा इंटरेस्ट ये 1500 है बताओ ये कहाँ पे जाएगा इंटरेस्ट ये रिसीव्ड हुआ है किधर जाएगा रिसीव्ड हुआ है तो ये जाएगा हमारे ये हमारे इनकम हुआ कि एक्सपेंस साइड जाएगा ये हमारी रिसीव हुआ तो इनकम है तो इनकम में जाएगा 1500 और उसके अंदर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है
मैंने आपको बताया कोई भी चीज का आउटस्टैंडिंग होता है तो उसमें क्या कर देते हैं, प्लस। तो ये हम उसमें प्लस कर देंगे। तो एक इम्पैक्ट होगी ये हमारे इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर इनकम तरफ में ऐड हो जाएगा। दूसरा, ये आउटस्टैंडिंग है, ये हमको इनकम थी जो मिली नहीं, तो ये हमारी एसेट होगी कि लायबिलिटी होगी, एसेट्स, क्योंकि ये मिलेगी। तो मिलेगी, जो चीज हमको मिलती है वो क्या होती है, हमारी एसेट्स होती है। तो ये क्या होगा, एसेट्स। तो यहाँ पे 500 क्या होगा, ये 1500 में देखो यहाँ पे 1500 में 500 प्लस कर देंगे। और दूसरा ये 500 कहाँ जाएगा, जो हमारा इन्वेस्टमेंट का जो बैलेंस था, देखो ये रहा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 500 उसके अंदर प्लस कर देंगे। तो ये कर दिया, ठीक है, ओके। तो यह फिर नेक्स्ट सैलरी आउटस्टैंडिंग 600। अब देखो सैलरी वाला एडजस्टमेंट कहाँ है, ये रहा सैलरी है। सैलरी को हम कहाँ लिखेंगे, पहले सैलरी को हम लिखेंगे अगर पेमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेंस। देखो यहाँ पे देखो टेबल दिया हुआ है, तो ये क्या हुआ, ये पेमेंट तरफ है, तो किधर आएगा, ये एक्सपेंस तरफ आएगा। तो एक्सपेंस तरफ हम कितना लिख देंगे, 4200। तो वो 4200 चला जाएगा। अब इसका आउटस्टैंडिंग उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और दूसरा ये सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मतलब फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। तो ये हमारे एक दूसरी इंपैक्ट कहाँ जाएगी, लायबिलिटी में, क्योंकि एडजस्टमेंट की कितनी इंपैक्ट होती है, 2 इंपैक्ट होती है। तो पहली तो हमने क्या किया, एक्सपेंस के अंदर उसमें ऐड बैक कर दिया। और दूसरी इंपैक्ट कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट के लायबिलिटी तरफ। तो 4200 देखो ये हमारा एक्सपेंस के अंदर 4200, उसमें ये ऐड कर दिया। और 600 कहाँ जाएगा, ये हमारा लायबिलिटी के अंदर 600 रुपए। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ये हमारा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया, ओके। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 31 मार्च की स्टेशनरी स्टॉक दे रखा हुआ है 100, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्टेशनरी स्टॉक जो होता है हमारा, इसके अंदर यहाँ पे स्टेशनरी का स्टॉक, यहाँ पे पहले वो देखो ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है हमको, सिर्फ यहाँ पे कौन सा बैलेंस दे रखा है, 2015 का, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस। दूसरा यहाँ पे स्टेशनरी का खर्चा कितना दे रखा है, स्टेशनरी प्रिंटिंग कितना दे रखा हुआ है, 700। उसके अलावा और कुछ बात नहीं बोली है, हाँ जी। अब वही मैंने आपको क्या बताया था, ये स्टॉक के अंदर क्या क्या था, वो रोटी वाला बताया था ना एग्जांपल, उसमें क्या करने का, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग प्लस जो पे किया है वो, ठीक है। ओपनिंग ये उसमें जितना हमने पे किया वो, उसमें से जो माइनस जो क्लोजिंग है, तो बाकी का क्या आता है, हमने क्या किया होगा उसको कंज्यूम, मतलब ये क्या होता है हमारा एक्सपेंस। तो ये जाता है एक्सपेंस में। और ये क्लोजिंग का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो ये कहाँ जाएगा, क्लोजिंग का स्टॉक नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग नहीं, बैलेंस शीट में किधर जाएगा, बैलेंस शीट पे जाएगा एसेट, क्योंकि ये हमारा स्टॉक है, इन्वेंट्री है, इसलिए वो बैलेंस शीट के एसेट तरफ जाएगा। बस, तो फटाफट इसको लिखते जाते हैं। देखो ओपनिंग दिया है, नहीं दिया है, पे कितना किया, तो पे किया हुआ है, पेमेंट किया है 700, तो ये 700 रुपए। क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा हुआ है, क्लोजिंग यहाँ पे दिया हुआ है 100, तो 100 को माइनस कर दो, बचा कितना, 600 क्या हुआ, ये मेरा कंज्यूम, और वो कहाँ जाएगा, एक्सपेंस के अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 600 रुपए यहाँ पे लिख दिया, और ये जो 100 रुपए था, ये 100 रुपए था, उसको कहाँ लिखेंगे हम, एसेट्स के अंदर लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे स्टेशनरी का स्टॉक एसेट तरफ चला गया 100, और दूसरी इंपैक्ट कहाँ आ गई, दूसरी इंपैक्ट हमने यहाँ पे 600 रुपए, 700 में से 100 माइनस कर दिया। सिंपल ना, मैंने बोला था ना कि शुरू के जो 20 मिनट में अगर अच्छे से आया हुआ तो बाकी का फटाफट होते जाएगा। ये एडजस्टमेंट भी हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है, डेप्रिसिएशन। अरे सिंपल है, डेप्रिसिएशन 3 चीज पे, किस किस पे, बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे और बुक्स पे। पहले हम इसका डेप्रिसिएशन देखें, इससे पहले क्या करते हैं, हम पहले ऊपर वाला आइटम खत्म कर देते हैं, क्योंकि कितनी बार क्या बीच में कोई एसेट्स भी खरीदी होती है, तो उसको हम थोड़ा सा पेंडिंग करते हैं। अब देखो यहाँ से रिसिप्ट से शुरू करते हैं। ये रिसिप्ट का ओपनिंग बैलेंस है, तो ये क्या है, ये ओपनिंग बैलेंस मतलब कैश का बैलेंस है। तो कैश का बैलेंस कहीं आएगा क्या ओपनिंग का, तो ये कहीं नहीं आएगा, ठीक है। ये सब्सक्रिप्शन रिसीव के हमने सारे एडजस्टमेंट कर दिए, हाँ, तो ये हो गया। हाँ जी, हॉल रेंट, ये बताओ क्या चल रहा है, रिसिप्ट है, तो ये हॉल रेंट कहाँ जाएगा, इनकम के अंदर जाएगा। तो देखो हॉल रेंट कितना दे रखा है, 2000, तो ये इनकम की तरफ हॉल रेंट आ जाएगा 2000, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा हुआ है, वो दिया सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर।
ये हमारी क्या हुई, इनकम इनकम, क्योंकि ओल्ड न्यूज़पेपर को हमने सेल किया तो Sell किया। इनकम, तो ये भी कितने 200 200, तो वो भी हमारे इनकम में 200 चला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है डोनेशन रिसीव्ड। ओ किधर जाएगा डोनेशन रिसीव्ड, डोनेशन रिसीव जाएगा हमारे इनकम साइड। डोनेशन रिसीव, बोले कि सर ये डोनेशन है और ये रिसीव हो रहा है इनकम तरफ जाएगा। अरे मैंने आपको बताया था डोनेशन में जब स्पेसिफिक नाम लिखा होता है तो उस फंड में ऐड होता है, और डोनेशन में जब कुछ नहीं लिखा होता तो कैपिटल फंड में जाता है। तो ये 5,000 कहाँ जाएगा, कैपिटल फंड के अंदर। तो देखो ये हमारा जो ये जो डोनेशन रिसीव्ड है इसको परमानेंट फंड में इसने ऐड कर दिया। ठीक है, ओके जी। अब देखो अब कौन सा है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। कितने में सेल आउट किया है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 800 रुपए के अंदर। क्या करेंगे, हम इसको इनकम साइड लिखेंगे। हम इसको इनकम, अधिकतर बच्चे ऐसे ही बेवकूफ जैसी हरकत करते हैं, आपको ऐसे नहीं करना। क्यों, क्योंकि ये हमने क्या सेल आउट किया हुआ है, फर्नीचर। अरे फर्नीचर जो सेल करते हो वो एसेट्स होती है, जब एसेट को परचेज करते हो तो एसेट में क्या करते हो आप, तो जब आप एसेट को सोल्ड करोगे तो एसेट में से माइनस करेंगे, समझे। तो ये इसका एक स्पेशल एडजस्टमेंट था जो इसके ऊपर मैं आपको और थोड़ा डिटेल में समझाता, इसको अभी पेंडिंग रखो। यहाँ पे आ जाओ, सैलरीज तो हमने एडजस्टमेंट दे दिया, स्टेशनरी प्रिंटिंग भी हमने कर दिया। इंश्योरेंस टैक्सेस कहाँ जाएगा, इंश्योरेंस टैक्सेस जाएगा हमारा एक्सपेंस के अंदर। सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर, सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर जाएगा हमारा ये हमने एक्सपेंस का सब्सक्रिप्शन लिया ना, एक्सपेंस के अंदर। रिपेयरिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस के अंदर। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये इन्वेस्टमेंट परचेज के हमारे पास ये कहाँ जाएगा, इन्वेस्टमेंट है तो जाएगा ये हमारे एसेट्स, एसेट, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है इसलिए वो कहाँ जाएगा, एसेट्स के अंदर। परचेज ऑफ बुक्स, ये भी एसेट्स के अंदर। तो देखो यहाँ पे ये बुक्स था ना 10,000, उसके अंदर ये ऐड हो जाएगा 5,000। ठीक है, और वो जो इन्वेस्टमेंट था वो इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐड हो जाएगा 2800। अच्छा ये क्या दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस, बताओ ये कहीं आएगा क्या, वेरी गुड, ऐसी बेवकूफी जैसी हरकत करो। ये बेटा बैलेंस दे रखा है क्लोजिंग, तो कैश का बैलेंस कहाँ जाता है, कैश का बैलेंस एसेट्स तरफ, अरे ये जाता है एसेट्स तरफ, और बैंक का बैलेंस कहाँ जाता है, बैंक का बैलेंस भी जाता है, वो भी जाता है एसेट्स के अंदर। तो दोनों बैलेंस कहाँ जाएगा, एसेट्स में। तो सर आपने तो बोला कि ओपनिंग बैलेंस तो कहीं लिखाएंगे नहीं, अरे हम बैलेंस शीट क्लोजिंग की बनाते हैं, पूरे साल भर की नहीं बनाते, इसलिए क्लोजिंग का बैलेंस बैलेंस शीट में दिखाओ, लेकिन ओपनिंग का बैलेंस कहीं नहीं आएगा, समझ गए। ओके, अब लास्ट एडजस्टमेंट रह गया हमारा, कौन सा लास्ट एडजस्टमेंट रह गया हमारा, डेप्रिसिएशन का। अब ये देखो फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर मैंने बोला था मैं आपको बताऊंगा, फर्नीचर कितना था, अरे फर्नीचर का बैलेंस कितना था, 4,000 था। ठीक है, 4,000 का बैलेंस था, उसमें से हमने सेल कितना किया, 4,000 में से हमने सेल किया 1,800 सेल किया, 800 रुपए में सेल किया, लेकिन फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी थी, 1,000। अब आप मेरे को बताओ इसकी इम्पैक्ट कैसे देते हैं, इम्पैक्ट हम 800 माइनस करेंगे, लॉस में जाएंगे, लॉस। देखो अब है ना, मैं ना बच्चे अधिकतर बच्चे इसको गलती करते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसमें होता क्या। हमारे यहाँ से फर्नीचर बुक वैल्यू थी फर्नीचर की 1,000 रुपए, उसको हमने सेल कितने में किया, 800 में। अब आप खुद सोचो, आपके पास कोई एसेट्स है जो 1,000 की है, उसको आप 800 रुपए में बेच रहे हो, तो आप खुश होगे कि दुखी होंगे, दुखी होंगे। क्यों, 200 का नुकसान, क्योंकि 200 का नुकसान हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो बेटा जी ये लॉस कहाँ जाएगा, लॉस है एक्सपेंस है, ये जाएगा एक्सपेंस के अंदर। इतना हमको रिसीव हुआ तो वो जाएगा बैंक के अंदर, बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये हमारा यहाँ से एसेट, ये हमारी एसेट बढ़ी की घटी, तो 1,000 रुपए की एसेट्स घट गई। अब इसका हम एडजस्टमेंट बनाते हैं, एंट्री बनाते हैं। इसकी एंट्री कैसे होगी, इसकी एंट्री होगी पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना
800 लॉस ऑन गुड्स लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना आएगा 200, ये 200 और टू फर्नीचर कितना जाएगा 1000। अब क्योंकि हमने यहाँ पे बैलेंस शीट बना रहे हैं तो बताओ ये पूरी की एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे हम। देखो यहाँ पे तो बैंक का ऑलरेडी बैलेंस दिया हुआ है तो वो तो इसको तो इम्पैक्ट कहीं देनी नहीं क्योंकि ऑलरेडी बैंक के अंदर बैलेंस आ चुका हुआ। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर क्या करेंगे हम, इसको हम डालेंगे एक्सपेंस के अंदर और इसको डालेंगे हम फर्नीचर की वैल्यू में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखो देखो इधर एक तो 200 रुपए ये रहा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 200 और दूसरा कहाँ पे आएगा, ये जो फर्नीचर की वैल्यू में से 1000 रुपए माइनस करेंगे 3000 आएगा। बस अब हमारे सारे एडजस्टमेंट खत्म, आज ही खत्म। अब क्या करो, डेप्रिसिएशन गिन दो। डेप्रिसिएशन में कोई डेट दे रखी है नहीं, तो आपको क्या करना है, सिंपल सभी का क्या करो 10% माइनस करते जाओ। तो यहाँ पे देखो 30,000 है, उसका 10% कितना होता है 3000। फिर इस फर्नीचर का बैलेंस कितना था 3000, उसका 10% कितना होता है 300। और बुक्स का 10,000 था, उसका कितना था, परचेस किया था 5, टोटल कितना हो 15। डेट नहीं लिखा तो पूरा साल का डेप्रिसिएशन वो कितना होगा 1500। तो ये हमारी क्या गई क्लोजिंग 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 बैलेंस आ गया। और ये दूसरी इसकी दूसरी इम्पैक्ट कहाँ जाएगी 3000, फिर ये 300 और ये 1500, वो सब एक्सपेंस के अंदर जाएगा। तो देखो ये रहा 3000 300 1500 एक्सपेंस के अंदर लिख दिया। ठीक है, अब हमारे सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए। हाँ सारे, पहले हमने एडजस्टमेंट सॉल्व किए, फिर हमने बैलेंस शीट ये जो इनकम रिसीव पेमेंट अकाउंट सॉल्व किया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि सब खत्म हो चुका है, अब हम डेबिट का टोटल करेंगे, क्रेडिट का टोटल करेंगे, उसमें देखेंगे सॉरी यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेबिट एक्सपेंस का टोटल करो, इनकम का टोटल करो, देखो कौन सा ज्यादा है। तो ये वाला ज्यादा है, ये 11,900 और इनकम कम है, तो ये दोनों टोटल सामने सामने लिख के हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप एक्सपेंस लॉस मत लिखना, ये वर्ड लिखना एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, मतलब इनकम कम है एक्सपेंस ज्यादा है, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो ये वर्ड आ गया हमारा कितना 1500। और क्योंकि ये हमारे लिए फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, नुकसान हुआ, तो भाई ये हम कहाँ ले जाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर ले जाने का लाइब्रेरी। लेकिन ये क्योंकि हमारा एक्सपेंस ज्यादा था इसलिए इसको क्या करेंगे हम माइनस, तो इसको हम माइनस कर देंगे, आएगा कितना 91,500, 91,500। और आप क्या करें, बैलेंस शीट को कर दो क्लोज क्लोज क्लोज। तो ये हमारी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी टैली। बताओ बच्चा लोगों, हमने हमने कौन कौन सा आज इलस्ट्रेशन नंबर देखा, हमने इलस्ट्रेशन नंबर देखा 5 से लेकर ये कौन सा था, ये था हमारा 8, 5 6 7 8। हमने बेटा जी सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को कंप्लीट किया और उसके बाद उसको कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो देखें। अब आपको क्या करना है, वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट में बताना जरूर कैसा लगा, और इसकी अब तुरंत की तुरंत बैठ के सेल्फ स्टडी कर लो, तो ये कंसेप्ट आपको जल्दी से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करोगे तो सारे कंसेप्ट आपको मालूम पड़ जाएंगे, प्रैक्टिस करोगे तो वो क्या हो जाएगा आपको मतलब दिमाग में बैठ जाएंगे और फिर गलती नहीं होगी। चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।